बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसमिटेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वैल्यूज़ बताऊंगी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फैक्टर डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप की आपको यहाँ पे वैल्यूज़ जो है ना वो बताऊंगी कार्बोनाइल कंपाउंड की। वो आप लोग जो है ज़रा इसको याद रखिएगा। अब हमारे पास जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक कौन सा रीजन होता है, एक हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन होता है और दूसरा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। अब जिसे इसका कॉन्सेप्ट नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखे, उसमें आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं भी देखी तो इसे फिंगरप्रिंट रीजन ये क्लियर करें कि हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो 650 से लेके हमारे पास 1200 या 1100 तक जो रीजन होता है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर रेंजेस पे लोग बहुत बहस करने लग जाते हैं। आप एग्जैक्ट देखें, एग्जैक्ट डिफरेंट आपको जोन से मर्जी बुक उठाएं 50-60 वैल्यू का ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें फंक्शनल हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन है वो 650 से लेकर हमारे पास 1200 पर सेंटीमीटर तक होता है। उससे ऑनवर्ड जो है ना हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उनका हमें यहाँ पे वैल्यूज़ बताई हुई है कार्बोनाइल कंपाउंड की। जैसे अगर हमारे पास अमाइड होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप तो इसकी वैल्यू 1690 होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोनाइल की 1710 में। आगे पीछे हो सकती है, उसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगी आगे, सारे वो फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। कीटोन की 1715 में आती है, एल्डिहाइड की 1725। अब एल्डिहाइड की 1725 में क्यों वैल्यू आ रही है, कीटोन से ज़्यादा क्यों आ रही है, ये फैक्टर्स सब हम पढ़ेंगे, आपको ये सारा कवर हो जाएगा। एस्टर जो है उसके कार्बोनाइल की 1735, एनहाइड्राइड के कार्बोनाइल की 1760, एसिड क्लोराइड की 1800 और एनहाइड्राइड बैंड। एनहाइड्राइड बैंड दो, आपको पता है एनहाइड्राइड में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब दो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जो एक कार्बोनाइल कंपाउंड है उसकी ज़्यादा आएगी, दूसरे की कम आएगी। इसकी हम लोग अभी रीज़न डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके फैक्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो याद रखिएगा वैल्यू जो है ये स्ट्रेचिंग वगैरह की नहीं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये स्ट्रेचिंग उसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं। तो फैक्टर सबसे पहले हमारे पास फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है, कम्बिनेशन बैंड है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंगल स्ट्रेंथ और रिलेटिव एटॉमिक मास। ये सारे के सारे हम लोग आज फैक्टर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आप वीडियो को कंटिन्यू रखें तो आपको इजीली पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अब हम लोग इसके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि हमारे पास ये फैक्टर क्या है, उसको देखते हैं मज़ीद। अब ओवरटोन क्या होता है, व्हाट इज़ द ओवरटोन, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओवरटोन को हम लोग सबसे पहले, आपको पता है कि हमारे पास जो है इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन होती है। अब हमारे पास पोज करें ये वी नोट जो है ना ये ग्राउंड स्टेट है, V1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, V2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और V3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। अब ये हमारे पास सपोज कर एक मॉलिक्यूल है। अब इसने क्या किया, जब इसको हमने IR रेडिएशन दी तो इसने इस मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को ऑब्जॉर्व किया और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया। इसको हम लोगों ने V1 कहा। दोबारा ऐसे जब रेडिएशन दी, कभी कभार ऐसा होता है V नोट से V2 में भी जा सकता है तो इसे E2 कहेंगे। V नोट से E3 में भी जा सकता है, हम V3 में भी जा सकता है तो इसे हम लोग E3 या E नोट से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब V नोट से V1 तक जाना, V नोट से हमारे पास यहाँ पे V1 तक जाने को हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अगर V नोट से डायरेक्ट ये V2 में चला गया तो इसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन कह रहे हैं। अगर ये V नोट से डायरेक्ट V3 में चला गया है तो इसे सेकंड ओवरटोन कहते हैं। तो ओवरटोन क्या होता है कि हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन से अगर ऊपर वाइब्रेशन हो जाए उसको हम लोग ओवरटोन कहते हैं। तो ये इंतहाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ओवरटोन का कि अगर हमारे पास मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा कर ले, डबल कर ले या ट्रिपल कर ले, तो अगर डबल कर ले तो फर्स्ट ओवरटोन, अगर ट्रिपल कर ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड ओवरटोन, अगर उससे ऊपर तो थर्ड ओवरटोन। अब है कम्बिनेशन बैंड क्या होता है। कम्बिनेशन बैंड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है
उसने क्या किया, एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया। हमने IR ने रेडिएशन दी, उसने उसको ऑब्जॉर्व किया, V1 पे चला गया। और इसमें हमारे पास कितने पर सेंटीमीटर आया, 1700 पर सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं दूसरा यही मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब करवाई हम लोगों ने V0 से, इसने V1 पे गया, तो 850 जो है ना हमारे पास पर सेंटीमीटर हुआ। सम ऑफ टू एनर्जीज E1 और E प्राइम को अगर हम लोग प्लस करें, इसे कम्बिनेशन बैंड कहते हैं। मतलब यहाँ पे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना उस कंपाउंड की शो करवा रहे हैं कि इनका हमारे पास क्या हो जाना, इसे कम्बिनेशन बैंड जो है इसको कहा जाता है, कंबाइन हो जाते हैं। मतलब इसमें हम लोग ऐसे ग्रुप लगा देंगे कि उसका वेव नंबर जो है ना वो कम हो जाता है, इसे कम्बिनेशन बैंड जो है कहा जाता है। कम्बिनेशन बैंड जो है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं फर्मी रेजोनेंस क्या होती है। फर्मी रेजोनेंस को यहाँ पे देखा जाता है। फर्मी रेजोनेंस बहुत, इसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ये इंतहाई सिंपल है। फर्मी रेजोनेंस क्या होती है कि अगर हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड या फिर कम्बिनेशन बैंड मिक्स हो जाए फंडामेंटल वाइब्रेशन से। ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन कैसे मिक्स होगी फंडामेंटल वाइब्रेशन से, वो देखते हैं। अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज करें मॉलिक्यूल एक, इसने IR रेडिएशन को ऑब्जॉर्व किया तो ये V0 से V1 में चला गया, तो ये फंडामेंटल वाइब्रेशन थी। अगर क्या हो कि ये V0 से V1 में गया, ये तो फंडामेंटल थी। अगर V0 से डायरेक्ट V2 में चला गया तो ये हमारे पास, आपको पता है, ओवरटोन होती है। अगर ये दोनों आपस में कपल कर जाए, मतलब फंडामेंटल वाइब्रेशन और हमारे पास दूसरा क्या है, ये फर्स्ट ओवरटोन आपस में कपल कर जाए, उसको हम लोग फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। याद रखिएगा, फर्मी रेजोनेंस ये उन कार्बोनाइल कंपाउंड में होती है जिसका लो मॉलिक्यूलर मास हो। यहाँ पे भी हम लोग एक्सपेक्टर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, तो उसमें ज़्यादा ये जो है ना केस देखा जाता है। ये इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, ओवरटोन पढ़ा, कम्बिनेशन बैंड पढ़ा और फर्मी रेजोनेंस अभी तक। ओवरटोन क्या होता है कि अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन से ज़्यादा, मतलब V2 तक डायरेक्ट चला जाए, V3 पे, तो इसे फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, सेकंड ओवरटोन वगैरह। कम्बिनेशन बैंड क्या होता है कि अगर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ले तो उसे, मतलब फंडामेंटल जो वाइब्रेशन है ना वो डबल एनर्जी जा रही हो, या ऐसे ग्रुप जो है उसकी एनर्जी को लो करवा दे, उसे हम लोग कम्बिनेशन बैंड कह रहे हैं। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है कि फर्स्ट फंडामेंटल वाइब्रेशन और फर्स्ट ओवरटोन कपल कर जाए, और ये ज़्यादा कंपाउंड में होती है जो हमारे पास क्या हों, जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रॉपर्टी शो करवा रहे हैं जिसका लो मॉलिक्यूलर मास हो। अब हम लोगों ने चौथा इफेक्ट पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की दो टाइप्स हैं आगे फर्दर, ये है रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ये GOC1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोगों की रिवीजन है, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी समरी दे देती हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये आगे इसकी कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है कि सपोज करें हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH3, आगे मैं Cl लगा दूँ, मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और मिथाइल ग्रुप हमारे पास इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सो डेट्स वाई इन कंपाउंड में देखा जाता है। आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं इसकी, नेगेटिव आई और प्लस आई। नेगेटिव आई को इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट कहते हैं और पॉजिटिव आई को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग देखें कि और दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस जो है ये पाई बॉन्ड की वजह से होता है, मतलब जहाँ पे कंजुगेशन हो। कंजुगेशन का मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, उसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारे पास कौन कौन से हैं, इसको हम लोग नेगेटिव रेजोनेंस भी आपको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आई होप के कमेंट भी करेंगे कि मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट डिफरेंट है। जी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जब मैं आपको GOC1 की वीडियोस बताऊंगी तो उसमें क्लियर करूँगी, ठीक है। अब हमारे पास IR में ये बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आई या नेगेटिव R इफेक्ट होता है ना, ये क्या करता है, ये नेगेटिव M की बात कर लें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर विड्रॉ होगी तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्टर हो जाती है। बॉन्ड लेंथ हमारे पास शॉर्टर हो जाती है तो बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा टफ हो जाता है। तो बॉन्ड को तोड़ना अगर हमारे पास ज़्यादा टफ हो जाएगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो आपको पता है एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी के, तो ज़्यादा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में बैठा के इंशाल्लाह रेजोनेंस के इफेक्ट को और इंडक्टिव इफेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है।
आप लोगों को आई होप कि इसकी समझ आई होगी कि हमारे पास ये है क्या। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड, ये नेक्स्ट में हमारे पास क्या डिस्कस है किया हुआ है उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे पास कंपाउंड्स की, फिर इसको आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास इधर देखें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की बात कर लें। एल्डिहाइड में हमारे पास ये 1730 की वैल्यू है, और इस साइड पे बात कर लें इसमें हमारे पास एसीकेटोन में हमारे पास 1715 है। इसकी इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास एल्डिहाइड वाले केस में ज़्यादा क्यों है, वन वाले में, और इसमें कम क्यों है। आप इसमें देखें कि हमारे पास ना एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना ही कोई नेगेटिव आई ना ही प्लस आई, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं शो होता। दूसरे केस में देखें हमारे पास क्या है, दूसरे केस में हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप आई प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो कार्बोनाइल की क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो एनर्जी हमें कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी तो वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी कम लगती है, वेव नंबर भी इसका कम वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरे केस में देखें हाइड्रोजन कोई इफेक्ट ही नहीं शो करता, इस वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही रहती है, सो डेट्स वाइज इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इंतहाई सिंपल सा केस था। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट अमाइड, ये अमाइड अल्कोहल और ये एसिड हैलाइड में। अब अमाइड में हमारे पास क्या होता है, अमाइन का देखें आप, इसका कंसेप्ट अमाइड का, अमाइड के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर जो है ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ये यहाँ पे इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है पहले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, अब CO जो है ना वो रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है डबल बॉन्ड जो है उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है, एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो हमें उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वेव नंबर भी ज़्यादा होगा। जब वो रेजोनेंस की वजह से वो कार्बोनाइल जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, जब सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें एनर्जी जो है कम देनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो जाहिर बात है तो हमारी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे किसका, अल्कोहल का केस, एसिड का केस है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू कम आ रही है और इसकी ज़्यादा आ रही है, इसकी क्या रीज़न है। ये जो ऑक्सीजन जो है ना हमारे पास, ऑक्सीजन OH ग्रुप, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये भी क्या करता है रेजोनेंस में। अब इसमें दोनों का कंपैरिजन आ जाना है, याद रखिएगा इन दोनों में कि क्या रीज़न है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्यों एसिड की ज़्यादा है, अमाइड की क्यों कम है। नाइट्रोजन जो है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन की निस्बत। आपको पता है 3 मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो ज़्यादा जो है ना रेजोनेंस करवाता है। ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रेजोनेंस में इस वजह से इसका ऑक्सीजन इतना इन्वॉल्व नहीं होता, तो डेट्स वाइज की वैल्यू कम होती है। पहली तो रीज़न ये होगी कि रेजोनेंस में इतना इन्वॉल्व नहीं होता, और दूसरी रीज़न ये है कि आपने देखा होगा ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास अच्छी डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट होता है। किस फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के साथ डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट होता है, सो डेट्स वाइज इसका जो लोन पेयर है इतना कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इस वजह से इसकी जो है ना कार्बोनाइल कंपाउंड की वैल्यू ज़्यादा है। आई होप कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की रीज़न समझ आ गई होगी। पहली रीज़न ये है ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरी इस वजह से रेजोनेंस में नहीं इतना इन्वॉल्व होता, दूसरी ये है कि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तीसरा है एसिड हैलाइड, इसकी सबसे ज़्यादा क्यों है एसिड हैलाइड। आपको पता है कि क्लोरीन जो है अगर हम लोग 2 इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, ये कौन कौन सा इफेक्टर शो करता है, ये नेगेटिव आई और प्लस आर इफेक्ट शो करता है। अब बहुत सारे बच्चों को भी इस कंसेप्शन रहता है कि हम इसका कौन सा इफेक्ट करें। हमेशा आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होता है, बट हेलोजेंस जो हैं उनकी फैमिली में हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हैं, तो इसका नेगेटिव आई डोमिनेंट हो जाता है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है तो बॉन्ड लेंथ अब शॉर्टर हो जाती है, कार्बोनाइल कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्टर हो जाएगी तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और वेव लेंथ और या फिर फ्रीक्वेंसी आपको पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो कम लगती है। तो ये इनकी रीजंस थी सारे कंपाउंड्स की। इंतहाई ये सिंपल है, आप लोग बस अपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs वगैरह में आ जाता है कि इसकी वैल्यू क्यों शॉर्टर है, इसकी क्यों ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें से देखें कि हमारे पास सबसे ज़्यादा किसकी IR की वैल्यू है। अब इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किसकी IR की वैल्यू ज़्यादा है, वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं ये वाला, एक ये केस है हमारे पास, दूसरा ये है, तीसरा ये है।
अब देखें हमारे पास सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसकी वैल्यू ज़्यादा, सबसे पहले इस वाले कंपाउंड की, फिर ये थर्ड वाले की, फिर फर्स्ट की, फिर दूसरे की। इसकी मैं रीज़न आपको बताती हूँ क्या। तीसरे वाले में देखें इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ना हमारे पास नेगेटिव एम इफेक्ट की वजह से ये हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा है। दूसरे केस में देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है मिथॉक्सी। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, जिसकी वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है एनर्जी जो है हमारे पास कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी तो फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम ही लगेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें कोई हमारे पास ना नेगेटिव आई ना प्लस आई लगा है, इस वजह से इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले तीसरा, फिर हमारे पास पहले की, फिर हमारे पास दूसरे की। अब सेकंड आप एग्जांपल देख लें, इसमें हमारे पास कौन से कंपाउंड जो है ना इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी मैं कहूँ पहले तीसरे की है, फिर हमारे पास दूसरे की आ जाती है, फिर पहले की आ जाती है। सॉरी तीसरे की, फिर पहले की, फिर दूसरे की। इसकी रीज़न क्या है, हेलोजेंस का आपको भी बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना नेगेटिव आई की वजह से खींचता है, सो डेट्स वाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारे पास एनर्जी कम लगेगी। और अगर इस पे देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होती है, मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है NH2 की ग्रुप की निस्बत। सो डेट्स वाई इसकी हमारे पास वैल्यू जो है ना वो कम कंसीडर की जाती है। ये था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मैं दोबारा लास्ट में शॉर्ट कर दूं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उस कंपाउंड में होता है जहाँ पे अगर नेगेटिव आई या नेगेटिव आर होंगे वो वैल्यू को बढ़ाएंगे, किसकी वैल्यू को, आई आर की वैल्यू को बढ़ाते हैं। रीज़न, अगर हमारे पास नेगेटिव आई इफेक्ट ज़्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में। एज अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स हमारे पास एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो इस वजह से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखिएगा ये उन कंपाउंड में होती है जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तीन कंपाउंड हो, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना ये क्या करता है, कहता है कि OH जो ग्रुप है ना उसकी बॉन्ड लेंथ को मतलब बढ़ा देता है। ये अल्कोहल में इस वजह से ना ब्रॉड बैंड आता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है अब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी को लोअर कर देता है, और हमारे पास OH जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास अब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी जो है ना फ्री OH की अलग आएगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना उसकी अलग शो होती है। ये हमारे पास इसकी है 3650 है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले तो ये हमारे पास ब्रॉड बैंड आता है, और हमारे पास इसकी 3350 जो है ना वैल्यू आ रही होती है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ OH की बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो एनर्जी कम लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका आपको मैं जब स्पेक्ट्रा शो करवाऊँगी तो वो भी बताऊँगी कि कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पे बढ़ रही है। अब वाइब्रेशनल कपलिंग क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि वाइब्रेशन जो है ना वो कपल भी हो जाती है। वाइब्रेशन कपलिंग कैसे होती है उसको देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो है वाइब्रेशन कपलिंग में क्या होता है कि एक सी स्ट्रेचिंग की बात की है कि ये कभी कभार ऐसा फैक्टर होता है कि वाइब्रेशन आपस में कपल हो जाए। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें हमारे पास जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन की इसकी 2850 वैल्यू है, 2960, वो आपस में एक दूसरे के इतनी करीब होती हैं तो ऐसे करके कपल्स हो जाता है इनकी वैल्यू, और हमारे पास स्पेक्ट्रा जो है ना इन दोनों का कपल होकर इस टाइप का होता है, तो इसे हम लोग वाइब्रेशनल कपलिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें इंटरेक्शन हो जाता है डिफरेंट बैंड का, इसे वाइब्रेशन कपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे पास SP जो है ना इसकी वैल्यू होती है, फिर इसके बाद SP2 की, फिर SP3 की। रीज़न क्या है, SP में अगर देखें इसमें S करेक्टर ज़्यादा है, S करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी जो है ना 50-50 S करेक्टर है, तो S करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग S करेक्टर जो है ना ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है S, तो S में ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है ना प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी आपको पता है IR का तो बेस्ट माना जाता है कि IR के अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IR के, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर होगा उतना ज़्यादा IR ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना शॉर्टर हमारे पास बॉन्ड होता है उतनी हमारे पास एनर्जी लगती है इसको तोड़ने में, इस वजह से फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा लगती है। ठीक है,
ये रीज़न है इसकी। अब यहाँ पे इथाइन की सबसे ज़्यादा है, फिर एथीन की, फिर एथेन की। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, बिकॉज हमारे पास इन द केस ऑफ एथाइन देर इज़ द sp हाइब्रिडाइजेशन, और s जो करेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर होता है। सो डेट्स वाई एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा लगती है। लास्ट है रिलेटिव हमारे पास मैस ऑफ एटम। अब रिलेटिव मैस ऑफ एटम में हम लोगों ने क्या देखना है, जैसे CH CO CL CBr CI की दी हुई है, सबसे ज़्यादा इसमें CH की है। याद रखिएगा, हुक ला के आपने देखा होगा, हुक ला के अकॉर्डिंग क्या है फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। आप लोगों ने देखा होगा किसके रिड्यूस मैस के। अब जिसका रिड्यूस मैस ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका रिड्यूस मैस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो रिड्यूस मैस हमारे पास कम होता है। अगर हम लोग पहला केस देख लें यहाँ पे CH का, कार्बन आपको पता है इसका एटॉमिक मैस 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, टोटल 13 हो गए। अब हमारे पास इसका रिड्यूस मैस क्या है, कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। CO की देखें, ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16, इनको प्लस करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। सो डैट्स वाई ये सबकी रीज़न है, इसमें इंतहाई सिंपल है। इससे आप लोग इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये रीज़न पूछ लेते हैं कि ये बताएं कि हमारे पास इसकी वैल्यू ऐसे ज़्यादा क्यों है, कम क्यों आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो है ना, अब हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग एंडो और एक्सो दोनों के केस में यहाँ पे बॉन्ड एंगल को डिस्कस करेंगे। अब बॉन्ड एंगल का क्या इफेक्ट आ रहा है, बॉन्ड एंगल जो है ना, अब एंडो की बात करें मतलब अंदर, अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी एंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड की डिक्रीज़ होती है, एज इंटरनल एंगल डिक्रीज़ हो जाता है अनटिल ये मिनिमम 90 तक ना पहुँचे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगेन इंक्रीज इन साइक्लोप्रोपेन, जब 60 तक एंगल पहुंचता है तो ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब देखें, इसमें हमारे पास 1650 थी, इसमें हमारे पास आपको पता है कि क्या एंगल होगा, इसमें हमारे पास 120 होगा, इसमें हमारे पास 1646 आ गए। इसमें भी हमारे, और जैसे जैसे हम जा रहे हैं एंगल का रिड्यूस हो रहा है एंडो एंगल, तो ये 1611 तक होगी। यहाँ पे देखें, जब तक मैक्सिमम हम लोग 90 के एंगल तक ना पहुँचे हैं तो ये रिड्यूस होता रहता है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, उसके बाद हमारे पास जैसे हम लोग 90 से मतलब 60 तक ड्रॉप होते हैं तो एंगल दोबारा ये बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन की वजह से। सो डैट्स वाई जो एंडो एंगल है, जैसे जैसे हम लोग 90 तक जाएंगे तो ये ड्रॉप होता है, फिर दोबारा ये जैसे 60 तक मिनिमम पहुँचते हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो एंडो वाला एंगल हम लोगों ने देखा था। अब हम यहाँ पे एक्सो का देखते हैं। एक्सो एंगल जो है ना इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हमारे पास रिंग साइज़ जो है डिक्रीज़ होता है, ठीक है। रिंग साइज़ डिक्रीज़ होगा तो ये कैसे क्यों बढ़ता है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही थी। अब देखें, कहता है कि हमारे पास क्या है, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इसका केस देखें, इधर हमारे पास जैसे हम लोगों ने रिंग साइज़ यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, उसकी वैल्यू 1780 होगी। क्यों 17, क्योंकि इंटरनल एंगल हमारे पास कम हुआ, बाहर एंगल ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हमें फोर्स लगेगी, तो फोर्स कांस्टेंट हुक ला के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से ये इंटरनल एंगल जो है ना हमारे पास, ये एक्सो वाला, ये ज़्यादा हमारे पास एनर्जी लगेगी। सो डैट्स वाई हम लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब ये जो थे हमारे पास फैक्टर्स के चंद, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन। शुक्रिया।